हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सबका अवधारणा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन है वो आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है, आपके वन लाइनर क्वेश्चन, आपके राजस्थान इतिहास के जो प्रमुख राजवंश है ना, और राजवंश में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 50-60 क्वेश्चन है, उनकी वन आपके जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है उनको लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने विद्यार्थी कितना आंसर दे पाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। देखो, राजस्थान के लिए राजपूताना नाम है वो सबसे पहले किसने दिया था और कब दिया था? किसने दिया था? सिंपल सा प्रश्न है कि राजस्थान के लिए राजपूताना नाम सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने, विलियम बेंटले, सर जॉन, लॉर्ड कर्जन। तो राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया? राजस्थान नाम कौन दियो? कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। कर्नल जेम्स टॉड की किताब आती है, नाम सुना होगा, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में उस किताब में राजस्थान के लिए राजपूताना नाम दिया था, ध्यान रखना, सॉरी राजस्थान नाम दिया था। एक राजस्थान के लिए मरुकांतर नाम भी मिलता है रामायण में ना, और रामायण की रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और रामायण में इसको मरुकांतर कहा गया है। और राजस्थान को सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा था। 1800 ईस्वी की बात है। बिल्कुल सही बात है आपका। दूसरा प्रश्न देखिए, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? कि राजपूत एक शक जाति के, सीथियन जाति के वंशज है। सीएम वेद, कर्नल जेम्स टॉड, गोपीनाथ शर्मा, चंद्र बरदाई। बताओ। शक एक विदेशी जाति थी, सीथियन एक विदेशी जाति थी। तो शक जाति का मतलब है कि राजपूतों को विदेशी बताया गया, सीधी बात यही है। शक एक विदेशी जाति थी। तो राजपूतों को किस इतिहासकार ने कहा कि राजपूत विदेशी जाति के वंशज है? सीएम वेद, कर्नल जेम्स टॉड, गोपीनाथ शर्मा, चंद्र बरदाई। तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को विदेशी कहा है, ध्यान रखना आपको। इन गोपीनाथ शर्मा है, इन्होंने तो ब्राह्मण वंशी बताया था इनको। तो आपके कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक जाति का वंशज मानकर विदेशी माना है। डॉक्टर भंडारकर ने भी इनको विदेशी बताया है। डॉक्टर भंडारकर ने इनको खिजर जाति का वंशज माना है। अगला प्रश्न देखो, कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? सिसोदिया, चौहान, चालुक्य, परमार। तो अपन ने पढ़ा था माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ का अग्निकुंड था, और इस गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार व परमार। चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार, इन 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से। इनमें से चौहान आ गया, चालुक्य आ गया, परमार आ गया। सिसोदिया जो राजपूत है, गोहिल वंश है, इसकी उत्पत्ति आपके गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से नहीं हुई है, ध्यान रखना। चलिए, इनमें सबसे शक्तिशाली प्रतिहार वंश था। प्रतिहार राजाओं में किसको रोहिल्ला के नाम से भी जानते थे? प्रतिहार शासकों में किसको रोहिल्ला के नाम से जानते थे? बताओ। रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र, महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल के बारे में बता दूं मैं, इतिहासकार था बीएन पाठक। कौन था? बीएन पाठक। इतिहासकार बीएन पाठक ने हिंदू भारत का अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा था। हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है वो महेंद्रपाल को कहा था, बीएन पाठक ने कहा था। और आपके इस जो मिहिर भोज की बात करें तो इसका समय प्रतिहारों का स्वर्णिम काल था ना। प्रतिहारों का स्वर्णिम काल किसका समय था?
प्रतिहारों का स्वर्णिम काल था, मिहिर भोज का समय था। और ये जो मिहिर भोज है विद्यार्थियों, इसी के समय ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई थी ना, ग्वालियर प्रशस्ति है वो इसी के समय लिखी गई थी, मैंने बताया भी था 880 ईस्वी में लिखी गई थी बालादित्य के द्वारा, है ना। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृअंता भी कहते हैं। प्रतिहारों का पितृअंता किसे कहते हैं? अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, अतः प्रतिहारों का पितृअंता हो गया। और रज्जिल से मंडोर के जो प्रतिहार है ना, वो मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली कहां से शुरू होती है? रज्जिल से शुरू होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? हरिश्चंद्र, जो प्रतिहार वंश का संस्थापक था ना, प्रतिहारों का संस्थापक। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र था। उसी को रोहिल्ला के नाम से जाना जाता है। अगला बताओ, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? प्रतिहार वंश का वह राजा, देखो प्रतिहारों की पहली राजधानी क्या थी? प्रतिहारों की पहली राजधानी मंडोर थी, पहली राजधानी इनकी मंडोर थी। और फिर मंडोर से राजधानी कहां चली गई है? मेड़ता। तो हरिश्चंद्र के समय, रज्जिल के समय जो राजधानी थी वो क्या थी? मंडोर थी। और मंडोर से आपकी ध्यान रखना राजधानी चली गई मेड़ता, वो नागभट्ट प्रथम के समय। कुकुक की बात करें तो इसको प्रतिहारों का कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलेमाला ग्रंथ में इसको प्रतिहारों का कर्ण कहा गया है। और कुकुक के समय ही मंडोर में एक विजय स्तंभ बना था। क्या बना था? और ये विजय स्तंभ राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ था। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है बयाना भरतपुर में, कहां पर है? और दूसरा विजय स्तंभ कुकुक ने बनाया था, मंडोर में बनाया था, याद रखना। ठीक है, ठीक साहब। अगला देखिए, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत राजा ने धारण की थी? बताओ, आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला राजपूत राजा कौन था? परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। तो बताया था ना मैंने आपको कि आपके जो मिहिर भोज है इसकी सिक्कों पर आदिवराह की उपाधि मिलती है। ठीक है ना। मिहिर भोज है, इसके समय एक अरब यात्री भारत में आया था। बताओ कौन आया था? बिल्कुल, अरब यात्री आया था सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान है, वो मिहिर भोज के समय भारत में आया था। और सुलेमान ने आपके मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताया था, है ना। ये बात पेपर ने की थी। ठीक है, चलिए, इसकी आदिवराह की उपाधि मिलती है। कौन सा गौड़ शासक बंगाल में मिहिर भोज के समकालीन था? तो मिहिर भोज है ना, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजा, उसके समकालीन आपके बंगाल में शासक कौन था? मिहिर भोज का संघर्ष हुआ था उसके। तो मिहिर भोज का संघर्ष बंगाल के किस गौड़ शासक के साथ हुआ था? तो बंगाल में देवपाल नारायणपाल लिखाया था ना मैंने आपको। तो देवपाल के साथ में आपके इसका संघर्ष हुआ था बंगाल में, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था ना कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी वत्सराज के समय। उस कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। वो त्रिपक्षीय संघर्ष बंगाल का जो गौड़ वंश है, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश है, और अपना उत्तर भारत का प्रतिहार वंश है। इन तीनों प्रतिहारों के बीच में आपके गौड़ वंश जो पाल वंश है उसके बीच में, और आपके राष्ट्रकूटों के बीच में ये आपके कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। वत्सराज के समय शुरू हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? है, हाँ, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? क्या तो नाम कौन पढ़ रहे? बोले पेल्लो मेल्लो, और कोई की बोल रहे हैं? हाँ, पिल्लो मोल्लो। किसने कहा था ये? हाँ, चीनी यात्री कौन था? हेनसांग। इसकी किताब आते हैं ना सीयू की। तो चीनी यात्री हेनसांग ने आपके गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी ना बीनमाल, उसको क्या कहा था? पिलो मोलो कहा था। ठीक है ना। चलो, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाया था।
तो चौहान वंश बढ़ाया था तो उस समय मैंने ये दिखाया था, देखो ये चौहान वृक्ष बढ़ाया था। चौहान वृक्ष बढ़ाया था उस समय मैंने बताया था चौहान वृक्ष शुरू कहां से हुआ था? सांबर से। कहां से हुआ था? सांबर से हुआ था। और सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बताओ? सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। फिर देखो सांबर से निकली थी एक शाखा, सांबर से एक शाखा निकली इनकी आपके नाडोल गई। कहां गई? नाडोल गई, जो सांबर से निकली हुई सबसे प्राचीन शाखा थी। और एक सांबर से चली गई अजमेर। कहां चली गई? अजमेर चली गई। अब देखो एक तो सांबर से देखो चौहान वंश की उत्पत्ति कहां से हुई? सांबर से। सांबर में चौहान वंश की स्थापना कौन करी? अब सांबर से निकली चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? नाडोल। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी लक्ष्मण चौहान ने। किसने की थी? लक्ष्मण चौहान ने। और एक सांबर से निकल गई नाडोल, नाडोल पड़ता है पाली में, और एक सांबर से कहां गई? और अजमेर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? अजय राज चौहान। कौन थे? अजय राज चौहान थे अजमेर में। ओके, फिर मैंने बताया था एक शाखा अजमेर से निकल गई थी रणथंभौर। कहां निकल गई थी? और रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज। फिर मैंने बताया था नाडोल से चली गई थी जालोर। कहां चली गई थी? जालोर चली गई थी। और जालोर के चौहान का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कौन था? कीर्तिपाल। एक हाड़ौती में चली गई थी देवंत सिंह हाड़ा, एक शिरोई में चली गई थी लुम्बा हाड़ा, है ना। चलिए, ये अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक थे अजयराज। और अजमेर शाखा से पहले कहां पर थे चौहानों की? सांबर। सांबर को सपादलक्ष भी कहा गया है ना। चलिए, सांबर में सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वो किस वंश से संबंधित थी? कौन से काल से थी? तो चंदन राज की आपके पत्नी रुद्राणी जो पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दिए जलाकर भगवान शिव की उपासना करती थी, वो आपके जो आपके शाकंभरी के चौहान वंश है ना, सपादलक्ष के चौहान वंश है, वहां से रिलेटेड थी। अजय पाल चौहान संस्थापक थे बताओ? अलवर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। अब देखो मैंने आपको क्या लिखा है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की? मैंने आपको क्या लिखाया? अजयरा लिखाया। लेकिन अजय पाल चौहान को देखो कर्नल जेम्स टोड। कौन मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड। वह डॉक्टर हरिविलास शारदा। कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर हरिविलास शारदा कहते हैं कि अजमेर का संस्थापक कौन था? अजय पाल चौहान। और बाकी इतिहासकारों के अनुसार, बाकी जो अन्य इतिहासकार है, अन्य इतिहासकार कहते हैं कि अजमेर का संस्थापक था अजय राज चौहान। कौन था? अलग है, वो अजय पाल है। देखो वो अजय पाल है, और ये तो 7वीं शताब्दी में। डॉक्टर हरिविलास शारदा तो इसका समय 7वीं शताब्दी का मानता है, और अजय राज आया तो 1113 में। तो कर्नल जेम्स टोड और हरिविलास शारदा कहते हैं कि अजमेर के संस्थापक अजमेर नगर किसने बसाया था? अजय पाल चौहान ने बसाया था। अजय पाल चौहान ने ही आज के अजमेर के तारागढ़ दुर्ग कौन बनवाया था? बाकी इतिहासकार कहते हैं अजमेर नगर की स्थापना अजय राज चौहान ने की, और सांबर से ही इनकी स्थापना यहां पर करता है, अजमेर में करता है। ये ना ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? अच्छा प्रश्न है। ललित विग्रह राज एक नाटक है बच्चों। ललित विग्रह राज नाटक है, ये किसने लिखा था? सोमदेव ने। किसने लिखा था? और ये ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव है, किसके दरबार में थे? विग्रह राज चतुर्थ, जिसको क्या कहते हैं? बिसल देव। इस पर एक ग्रंथ वो लिखा था ना, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो किसने लिखा था? तो विग्रह राज चतुर्थ पर एक ग्रंथ लिखा गया है बिसल देव रासो, और वो बिसल देव रासो ग्रंथ लिखा नरपति नालर ने। बिसल देव रासो ग्रंथ किसने लिखा था?
नरपति नालर ने लिखा था, ये आपको ध्यान में रखना है। एक विसलदेव का नाटक भी आता है ना, इस या एक ही बात है। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था, कौन सा लिखा था बताओ? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था हरि केले नाटक। विद्वानों का आश्चर्य रहता था ये, अतः इसको कवि बांधव की उपाधि मिली है ना। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय, इसको 2.5 दिन के झोपड़े में किसने कन्वर्ट किया था? देखो, आपके अजमेर का चौहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। कहां पर? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, और इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किसका दास सेनापति था? मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी के दास को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तोड़कर उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? और 2.5 दिन में थोड़ी हो, 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर पंजाब शाखा 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब शाखा 2.5 दिन का उर्स लगता है, नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी इसको संस्कृत पाठशाला के रूप में। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड है ना, जो मोहम्मद गौरी के साथ 2 युद्ध लड़ता है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1191-92 में हुए थे। वही पृथ्वीराज चौहान ने कौन सा किला बनाया था? गागरोन का किला, राय पिथौरा, रणथंबोर या कुंभलगढ़? तो मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में राय पिथौरागढ़ किला बनाया था। कौन सा बनाया था? राय पिथौरागढ़ किला बनाया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया, बताया था ना मैंने। रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन या मुबारक खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी ने। बताया था मैंने आपको 1290-91 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर 2 बार आक्रमण किए थे। कितने बार किए थे? 2 बार अटैक किए थे, लेकिन दोनों ही बार क्या रहा था? असफल रहा था। दोनों ही बार क्या रहा था? असफल। दोनों ही बार असफल रहा तो क्या कहकर चला गया? क्या कहकर चला गया था? रणथंबोर के बारे में क्या कहा था इसने? मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर नहीं समझता। मुसलमान के एक बाल बराबर नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। ये स्टेटमेंट दिया था ना रणथंबोर के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने, है ना। हमीर देव चौहान के समय अटैक किया था, लेकिन वो दोनों बार ऐसे पड़ रहा था। 1300 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में अटैक किया था, आपकी 1300 ईस्वी में अटैक किया था रणथंबोर दुर्ग पर, उस समय रणथंबोर दुर्ग का पहला साका हुआ था। राजस्थान का पहला साका रणथंबोर में हुआ था, 1301 में हुआ था, 11 जुलाई को। और अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था उस समय? नुसरत खां। अलाउद्दीन के 2 सेनापति थे, उल्लुक खां और नुसरत खां। उनमें से उल्लुक खां को रणथंबोर किला सौंप दिया था अलाउद्दीन ने, और नुसरत खां मारा गया था, है ना। इस समय अलाउद्दीन के साथ में अमीर खुसरो भी था, और अबुल फजल ने भी रणथंबोर के बारे में स्टेटमेंट दिया था। अमीर खुसरो ने क्या कहा था? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो ने कहा था ना रणथंबोर के बारे में कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ध्यान रखना। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जालोर के जो शासक है उनमें से किस शासक को दिल्ली सुल्तानों के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो उदय सिंह के समय दिल्ली सुल्तानों का अटैक हुआ था, इल्तुतमिश का अटैक हुआ था। कानर देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था आपके, और वीरम देव जो कानर देव का भतीजा था उसके समय भी आपके अलाउद्दीन का अटैक हुआ था। चाचिंग देव जिसके समय दिल्ली के सुल्तान थे, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन थे गुलाम वंश के शासक, उनका अटैक नहीं हुआ था। ध्यान रखना। चाचिंग देव ने ही जालोर में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि ली। कौन सी ली? महाराजाधिराज की उपाधि जालोर में इसने ली थी।
और चाचिंग देव ने, मैंने बताया था, आपकी सुंदा माता का मंदिर बनाया था भीनमाल में। कहां पर है? भीनमाल जालोर में सुंदा माता का मंदिर, जिसको गठेश्वरी देवी कहते हैं, जिसके शीश की पूजा होती है, ये चाचिंग देव ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कौन सी विजय हासिल की? 2 नंबर पर कौन सी की? 3 पर कौन सी की? 4 पर कौन सी की? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ विजय हैं, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना आपको। रणथंबोर विजय सबसे पहले की थी क्या? 1301 में हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया, रानी रंगादेवी ने जोर किया था। राजस्थान का पहला केसरिया, पहला जोर यहीं पर हुआ था, पहला साका। जालोर विजय 1311 में की थी क्या? कानड़देव चौहान पराजित हुआ था, उसकी रानी जेतलदेव ने जोर किया था। चित्तौड़ विजय 1303 में की थी क्या? अरे 1303 में रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था, रावल रतन सिंह ने केसरिया किया, रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। सिवाना में 1308 में कानड़देव का भतीजा था शीतल देव, कानड़देव का भतीजा था शीतल देव, ध्यान रखना, उसको पराजित किया था, ठीक है ना। तो यहां पर देख लो भाई, 1 3 4 2 है क्या? कहाँ रहे यार? चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। पहले कौन सा है इनमें? 2 पर कौन सा है? 3 पर कौन सा है? करो व्यवस्थित। बताओ। पृथ्वीराज थर्ड, अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज चतुर्थ। देखो भाई, इनमें सबसे पहले तो अजयराज था 1113 से 33 तक, फिर 1133 से 55 तक, 1155 या 58 से 63 तक, फिर ये आ गया 1177 से 92 में। देख लो भाई, पहले कौन सा रहा है? 1 2 3 4, ये क्या? 2 3 4 1 है क्या? कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है बताओ? पहली राजा कौन बने हो? 2 पर कौन बने हो? 3 पर कौन बने हो? 4 पर कौन बने हो? तो इनमें जयतर सिंह शासक बने थे 1213 से 53 तक, तेज सिंह बने थे 1253 से 73 तक, समर सिंह बने थे 1273 से 1301 तक। तो यही क्रम हो गया। सबसे पहले जयतर सिंह 1213 से 53, फिर तेज सिंह 53 से 73 और 73 से 1301 समर सिंह। ये क्रम सही हो गया। मेवाड़ के राजाओं का क्रम है। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। खजाइन उल फतह। अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? खजाइन उल फतह। इसके अकॉर्डिंग, अमीर खुसरो के अकॉर्डिंग 1303 में, कब हुआ था? 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका हुआ था। इस समय आपके रावल रतन सिंह ने क्या किया था? रतन सिंह ने केसरिया किया था, रतन सिंह ने केसरिया किया था। और इस समय रानी कौन थी? पद्मिनी। और पद्मिनी ने बोलो क्या किया था? जोहर किया था। ये आपके चित्तौड़ का पहला साका था। इस समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम कर दिया खिजराबाद। बोलो क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। विषम घाटी पंचारण की उपाधि किसको मिली? विषम घाटी पंचारण मतलब विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान रहने वाला कौन था? राणा हमीर, राणा लाखा, कुंभा, उदय सिंह। राणा हमीर को विषम घाटी पंचारण कहते हैं और इसको सिसोदिया वंश का संस्थापक भी कहते हैं। मेवाड़ में राणा सका की स्थापना की थी इसने, सिसोदिया वंश के संस्थापक कहते हैं इसको। गुहिलों के बाद में सिसोदिया वंश आया था ना, उस सिसोदिया वंश की राणा सका की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश को राणा सका बोलते हैं। राणा साका की स्थापना, सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर ने की थी। इसको मेवाड़ उद्धारक भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया था राव रतन सिंह के समय ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग अपने बेटे को सौंप दिया खिजर का को,
और खिजर का नेवा में मुछल्ला मालदेव सोनगरा को दे दिया वो किला, चित्तौड़ का किला। तो चित्तौड़ के किले को वापस जीता था किसने? राणा अमीर ने, और मेवाड़ का उद्धार किया, अतः मेवाड़ उद्धार कहते हैं इसको। फिर महाराणा प्रताप को भी मेवाड़ उद्धार कहते हैं, भामाशाह को भी कहते हैं। संगीत पर लिखे गए कुछ ग्रंथ है महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा ने संगीत पर कुछ ग्रंथ लिखे, उनमें से कौन सा सही नहीं है बताओ? संगीत राज, सूर प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया। तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज लिखा था, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, रसिक प्रिया पर टीका, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी, संधि शतक पर टीका लिखी थी। तो ये सारे आगे हुई 1 2 3 4। महाराणा कुंभा द्वारा लिखी गई कौन सी कृति है बताओ? इनमें से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा का है? 1 और 2 और 3 और 4। अब नीचे और क्या बताए भाई? 1 2 3 और 2 3 4। 1 2 3 2 3 4 है, वहां पर 2 3 4। कुंभा की रचना देखनी है आपको, बताओ कौन कौन सी है? इनमें से कौन सी कृतियां महाराणा कुंभा की है? 3 तो है क्या? कौन कौन सी है? सूर प्रबंध या सुधा प्रबंध है क्या? संधि शतक है? राजवल्लभ कौन नहीं? राजवल्लभ मंडन की रचना है। वास्तु मंजरी नाथा की रचना की है, मंडन को भाई हो। 2 ही है, 1 और 2 ही है कुंभा की। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली? राणा लाखा के काल में। किसके काल में? राणा लाखा के काल में जावर में चांदी की खान निकली, और इसी के समय उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। किसका हुआ था? पिछोला झील का निर्माण इसी के समय हुआ था, राणा लाखा के काल में हुआ था। ओके। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण, दान गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, कौन था? सर्वाधिक उपाधि इसी की थी, महाराणा कुंभा की थी। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताओ भाई। यह प्रसिद्ध है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, 11 मंजिला है, जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो ये स्टेटमेंट तो देखो महाराणा कुंभा ने बनाया था, सबको पता है, मालवा के महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में। और इसमें मंजिल 11 नहीं है भाई, 9 ही है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और इसमें जेता की मूर्ति भी है, बिल्कुल है साहब। तो 1 और 3 है क्या? कहां पर? पहला ही हो गया। बताओ 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण, मालवा के मैपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, और मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। तो 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अरे प्यारे बच्चों, 1437 में हुई थी लड़ाई, हुई थी सारंगपुर की लड़ाई। बोलो कौन सी हुई थी? कौन सी लड़ाई हुई थी? सारंगपुर की युद्ध में आप में मेवाड़ का राजा कौन था? कुंभा। कौन था? वर्सेस मालवा का कौन था? महमूद खिलजी। कौन था? और इस सारंगपुर की लड़ाई में आपको पता है कौन हारा था? महमूद खिलजी प्रथम की पराजय हुई थी, है ना? महमूद खिलजी प्रथम पराजित हुआ था। अब सारंगपुर लड़ाई हुई थी, वो क्यों हुई थी? ऐसा क्या कारण था कि कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी पर अटैक किया? इसमें नागौर का कोई नाम ही नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कुंभा के पिता थे मोक्कल। कौन थे? मोक्कल की हत्या की थी आपके मैपा पंवार और उसके बेटे एका, चाचा मेरा, उन सब ने मिलकर। और फिर जो आपके मैपा पंवार है, वो मैपा पंवार किसके पास भाग गया था? मालवा के महमूद खिलजी के पास। और मालवा के महमूद खिलजी को कुंभा ने कहा कि मेरे पिता के हत्यारों को मुझे सौंप दो।
और उसने उसको सौंपा नहीं, तो मैप्पा पंवार को कुंभा को सौंपने से मना कर दिया मालवा के महमूद खिलजी ने। तो कुंभा ने 1437 में सारंगपुर की लड़ाई में मालवा के महमूद खिलजी को हराया था। तो मालवा के मैप्पा पंवार को सौंपने से इनकार कर दिया था महमूद खिलजी। नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण, नागौर का मुद्दा तो हुआ था फिरोज खां की गद्दी को लेकर हुआ था। फिरोज खां की गद्दी को लेकर उसका बेटा था ना आपके मुजाहिद बेग और शम्स खां, उन दोनों में विवाद हुआ था। मुजाहिद बेग तो भाई था फिरोज खां का, शम्स का बेटा था, उन दोनों में विवाद हुआ। कुंभा ने साथ दिया उसके बेटे का इस शर्त पर कि नागौर की मरम्मत नहीं करवाएगा, लेकिन उसने मरम्मत करवा दी, तो फिर कुंभा ने उस पर भी अटैक कर दिया था। ये हो गया। अगला देखो, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा युद्ध कब लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा युद्ध कब लड़ा गया? सबको पता होगा। 17 मार्च 1527 में बाबर की विजय हुई थी। इसमें बाबर ने युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था ना, अफगानी घोड़े काम में लिए थे ना, मजबूत तोपखाना काम में लिया था, इस कारण बाबर की युद्ध में विजय हुई थी आपके। हालांकि राणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध हो रहा था, बयाना की लड़ाई, 16 फरवरी 1527 में। वो लड़ाई सांगा ने जीती थी। कौन से राजपूत सरदार खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? कौन से राजपूत सरदार थे जो खानवा युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े? भारमल, वीरमदेव, राव बिक्का, राव लूणकरण। 1 और 2, 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, फिर है यहां पर है 1 2 3। अरे राजा भारमल ईडर से आए थे, वीरमदेव मेड़ता से आए थे, राव बिक्का थोड़ी आया था, उसका बेटा आया था। बिक्का क्या, बिक्का बेटा नहीं, राव जेत सिंह का बेटा आया था कल्याणमल, राव जेत सिंह का बेटा आया था कल्याणमल, बिक्का थोड़ी आया था। और राव लूणकरण भी नहीं आया था, दोनों नहीं आए थे। हेलो, बस 1 और 2। चलो, किस राजपूत सरदार ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर राणा सांगा के राज के चिन्ह धारण किए? बिल्कुल सबको पता है, झाला आजा ने राणा सांगा के राज के चिन्ह धारण किए थे। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? तीसरा साका कब हुआ? उस समय राजक कौन थे? चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह के समय हुआ था। और उस समय चित्तौड़ पर अटैक किसका हुआ था? चित्तौड़ पर अटैक किया था अकबर ने। उस समय केसरिया किसने किया था? जयमल फत्ता ने। किसने किया था? जयमल फत्ता ने केसरिया किया था। और फत्ता की रानी थी फूल कंवर। कौन थी? फूल कंवर इसकी रानी थी। इसने जोहर किया था। ये चित्तौड़ का अंतिम तीसरा साका का था। और तीसरा साका कब हुआ था? फरवरी 1568 में संपन्न हुआ था। ये अक्टूबर में अकबर ने घेराबंदी की थी 67 में, तो 67 में घेराबंदी की थी, 68 में चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया था, तो 68 में संपन्न हुआ था साका। ये महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में 28 फरवरी के दिन, होली के दिन गोगुंदा में हुआ था। इनके पिताजी की मौत गोगुंदा में हुई थी ना, उदय सिंह की। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूत है, उनका कर्म बताओ। बताया था ना मैंने, जम्मा बाटो या JMBT। जम्मा बाटो या JMBT। तो JMBT से जे से तो क्या हो गया? जलाल का, M से मान सिंह, B से भगवंत दास, T से टोडरमल। बस JMBT याद कर लो। सबसे पहले ये तो आया था 72 में, बाकी आए थे 373 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम का सूरी। कौन था? हाकिम का सूरी था, ध्यान रखना। और खानवा युद्ध में राणा सांगा का सेनापति कौन था? खानवा युद्ध में राणा सांगा के सेनापति कौन थे? हसन का मेवाती। कौन थे? और हल्दी घाटी में प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी है। 18 जून 1576। क्या हुआ? कौन था? हेमू। वो तो 1556 में लड़ी हुई थी, पानीपत की सेकंड।
वो तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था। अकबर और हेमू की सेना के बीच में लड़ाई हुई थी। पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी। वो अकबर का नेतृत्व बैराम खान ने किया था। उसमें हेमू की हार हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर, बिंदा झाला, रावत कृष्णदास चोंडावत, माधो सिंह कछवा, अशोक परमार। बताओ। राम सिंह तंवर ग्वालियर से थे। झाला बिंदा प्रताप के राज सिंह धारण किए थे ना, प्रताप के राज सिंह ने धारण किए थे। रावत कृष्णदास चुंडावत जिसने राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की तलवार बांधी दी थी। माधो सिंह कथा ये नहीं गया था। 1 2 3 1 2 3। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थानांतरित की? प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था? चावंड को 76 में, 82 में, 85 में, 94 में। 1585 से लेकर 1614 तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। मेवाड़ की राजधानी रही थी 1614 तक आपके चावंड। और एक बार पेपर में प्रश्न आया था कि चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, ये प्रश्न पेपर में आया था। और लगभग बच्चों का गलत भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। 70% बच्चे गलत करके आ गए, उनमें आप भी शामिल हो। हाँ। बताओ कौन 70% में आप भी शामिल हो? अब बच्चों ने क्या कर लिया कि चावंड 1585 से मेवाड़ की राजधानी कब तक रही? 1614 तक। 15 और 14 कितने हो गए? 29 साल। लेकिन इसका उत्तर है 12 वर्ष। महाराणा प्रताप की राजधानी कितना साल रही? 12 वर्ष। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप है वो 1597 तक ही थे। 1597 में उनका देहांत हो गया था। 85 में राजधानी बनाई है, 97 में देहांत हो गया। तो कितने साल हुए? तो प्रताप की राजधानी कितने साल रही? 12 वर्ष। हाँ, मेवाड़ की रही लगभग 29 साल हो गई। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? हल्दी घाटी, दिवेर, खानवा, सारंगपुर। हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। और दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। अक्टूबर 1582 में प्रताप वर्सेस अकबर, जिसमें किसकी विजय हुई थी? महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खां का वध कर दिया था इस युद्ध में। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल टोड ने, और हल्दी घाटी को कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र, जिनका ग्रंथ आता है राज्याभिषेक पद्धति। राज्याभिषेक पद्धति इनका ग्रंथ आता है। मुहूर्तमाला आता है, व्यवहार आदर्श आता है, विश्व वल्लभ आता है। तो राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, व्यवहार आदर्श, विश्व वल्लभ, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? चक्रपाणि मिश्र के, जो महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे? और अजमेर की दरगाह है ना, इस दरगाह के लिए अकबर ने 18 गांव दिए थे। कितने? अकबर ने 18 गांवों की आय दान में दी थी। 18 गांवों की आय है वो दान में किसने दी थी? अकबर ने दी थी अजमेर दरगाह के लिए। और मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांवों की आय है वो दान में दी थी? तो वो है आपके जगत सिंह सेकंड। कौन है? डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गोहिल वंश का संस्थापक। अरे वागड़ में गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? वागड़ में गोहिल वंश का संस्थापक था सामंत सिंह। मेवाड़ से था ये। मेवाड़ में सामंत सिंह को कीर्तिपाल चौहान ने हरा दिया था। तो कीर्तिपाल चौहान ने हरा दिया तो सामंत सिंह वागड़ चला गया। तो वागड़ प्रदेश में गोहिल वंश का संस्थापक कौन हो गया? सामंत सिंह हो गया।
किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1868 में गुलाबी रंग से रंगवाया? तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था राम सिंह सेकंड ने। बोलो किसने? राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। किसके स्वागत में? हाँ, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। ओके, अगला देखो, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं ना। स्टेनले हॉल ने कहा था, सबसे पहले स्टेनले रीड की किताब आती है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, उसमें स्टेनले रीड ने कहा था इसको पिंक सिटी। जयपुर नगर की स्थापना के समय वास्तुकार, अरे जयपुर को वास्तुकार कौन हो? जयपुर नगर की स्थापना कब हुई है? 18 नवंबर 1727 में हुई है। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। और जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर शहर के परकोटे को 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एग्जाम में आता है 2019 में। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए विवश किसने किया था? छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए, अरे पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, और औरंगजेब ने भेजा था। किसने भेजा था? औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। मिर्जा राजा जय सिंह ने आपके शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी, ध्यान रखना, जिसमें शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे। शिवाजी का बेटा था संभाजी, उसको मुगल दरबार में 5000 की मनसबदारी मिली थी ना। जयपुर का वह शासक जो 3 मुगल बादशाहों के समकालीन था, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय और औरंगजेब के समय। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों के समय कौन सा जयपुर का शासक था? बताओ। है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ना 46 वर्ष शासन किया था। जयपुर में सबसे लंबा शासन इसी का था, 46 वर्ष शासन किया था। ये जहांगीर के काल में भी था, शाहजहां के काल में था और औरंगजेब के काल में। इसको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसने दी? शाहजहां ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? तो जयपुर नरेश ने 5 वेधशालाएं बनाई, सौर वेधशालाएं बनाई। उनको क्या कहते हैं? जंतर मंतर। बोलो क्या कहते हैं? जयपुर के सवाई जय सिंह ने देश के 5 स्थानों पर सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। उनको जंतर मंतर कहते हैं, सौर वेधशाला कहते हैं, खगोलीय वेधशाला कहते हैं। वो 5 वेधशालाओं में कौन से नहीं है? उदयपुर में, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी। सबसे प्राचीन कहां पर है? सबसे प्राचीन दिल्ली में है। सबसे प्राचीन जंतर मंतर कहां पर है? दिल्ली में। सबसे बड़ी कहां पर है? जयपुर में। जयपुर की जंतर मंतर है ना, इसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एग्जाम में आता है कि जयपुर की जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया था। तो यहां पर उदयपुर है ना, वहां उदयपुर में ये सौर वेधशाला नहीं है, ध्यान रखना है। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञों की मंडली रहती थी, जिसको गंधर्व बाईसी कहते हैं? वह राजा जिसके दरबार में 22 विद्वानों की, संगीतज्ञों की मंडली रहती थी, उसको गंधर्व बाईसी कहते हैं। गंधर्व बाईसी के लिए गुणीजन खाना विभाग की स्थापना भी हुई। वो गंधर्व बाईसी महाराजा प्रताप सिंह, कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे जयपुर के राजा। उनके दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी, उसको गंधर्व बाईसी कहते हैं। और जयपुर चित्रकला का स्वर्णिम काल, जयपुर चित्रकला का स्वर्णिम काल किसका समय था? जयपुर चित्रकला का स्वर्णिम काल बच्चों सवाई प्रताप सिंह का समय था। किसका समय था? सवाई प्रताप सिंह का समय जयपुर चित्रकला का स्वर्णिम काल था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? हसमत वाला शासक बदायूनी ने उसको भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार का, उसको हसमत वाला शासक कहते हैं। फरिश्ता ने उसको सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। फरिश्ता ने सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। मालदेव को मारवाड़ का पितरंता भी कहते हैं। राजस्थान में पाईबाग साहिबा की लड़ाई कब हुई? पाईबाग साहिबा की लड़ाई आपके राव जेत सिंह वर्सेज मालदेव के बीच में कौन विजय हुआ था? मालदेव विजय हुआ था पाईबाग साहिबा की लड़ाई में, और राव जेत सिंह रणभूमि में ही मारा गया था।
1541-42 में पाईबा साहिबा की लड़ाई हुई, जिसमें राव जेत सिंह बीकानेर के शासक थे, वो रणभूमि में मारे गए। उनका बेटा जो कल्याणमल था वो किसकी शरण में चला गया था? शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव के बीच में लड़ा गया। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। उसमें किसकी, आपके शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? विजय। और मालदेव के दो सेनापति थे जेत्ता कुप्पा, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से विजय हुआ और उसने कहा था कि मैं आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता। ये गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 5 जनवरी 1544 में। 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ था। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति जो मारे गए थे कौन थे? जेता और कुपा बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, या मारवाड़ का प्रताप, जिसने आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अतः महाराणा प्रताप कहते हैं उसको मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहते हैं, ध्यान रखना, राव चंद्रसेन को। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसको दी? दल थंबन, सेनाओं को रोकने वाला। मारवाड़ के शासक थे गज सिंह, और इस गज सिंह को आपके जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? दल थंबन की उपाधि दी थी। और सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसको दी? सूर सिंह को। बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच पहली संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? बीकानेर के वह शासक जिसने आपके नवंबर 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार की। किसकी थी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1570 में नागौर दरबार में। कहां पर है? नागौर दरबार में 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपने दोनों बेटों को अकबर को सौंप दिया। बड़ा बेटा था राय सिंह, वो तो राजा बन गया था, और पृथ्वीराज राठौड़ छोटा बेटा था ना इसका, वो अकबर के दरबार में कवि था जिसने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ लिखा था। ठीक है ना। अगला देखो, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, नरेंद्र मंडल का पहला चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का गठन हुआ था 1921 में दिल्ली में। कहां पर हुआ था? दिल्ली में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का गठन हुआ था। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का आपका पहला चांसलर कौन था? बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह थे। कुछ राजपूत राजाओं का नाम दिया गया, इनमें से वो राजपूत राजा जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया, कौन कौन से राजा है जिन्होंने मुगलों का साथ दिया? संगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह। एक तो मान सिंह ने दिया था, एक आपके बीकानेर के राय सिंह ने, तो 3 और 4। संगा कौन दियो? चंद्रसेन कौन दियो? जाट वंश 18वीं सदी में कौन कौन से क्षेत्रों में शासन था बताओ? जाटों का शासन कहां कहां पर था? भरतपुर और धौलपुर में। चूड़ामन जाट बताया था ना, भरतपुर में जाटों में, धौलपुर में कीर्ति सिंह। कुछ युद्ध दिए गए, उनका कालक्रम बताओ। खानवा की लड़ाई कब हुई? 1527 में, बाबर और संगा। बटनेर की लड़ाई बताओ। 1534 में बटनेर को युद्ध हुआ ना, इसमें राव जेत सिंह ने कामरान को हराया था, हुमायूं के भाई को, तो जेत सिंह ने कामरान को हराया। गिरी सुमेल मालदेव की हार हुई थी, शेरशाह सूरी विजय हुआ था 1544। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में। देख लो भाई, 1 2 3 4 ना, बताओ। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? अर्थुणा। ये अर्थुणा। वागड़ के परमारों की राजधानी चंद्रावती, अर्थुणा, मालव, जालोर। तो चंद्रावती है ना, ये तो सिरोही वालों की है। किसकी है? सिरोही के जो देवड़ा चौहानों की थी। किसकी थी? देवड़ा चौहानों की। अर्थुणा थी, अर्थुणा पड़ता है बांसवाड़ा में। लास्ट प्रश्न आज का, और भी अच्छा ये लास्ट प्रश्न है, सुमेलित करो भाई। आज का लास्ट प्रश्न सुमेलित करो। गागरोन का युद्ध 1519 में राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी को हराया। किसको हराया था? मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को हराया था, और गागरोन का किला अपने मित्र को दिया, मेदिनी राय को। सारंगपुर की लड़ाई
1437 में कुंभा ने किसको हराया? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। संगा ने तो महमूद खिलजी सेकंड को हराया और कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हराया। गिरी सुमेल का युद्ध 44 में शेरशाह सूरी ने हराया मालदेव को। पाइबा साहिबा की लड़ाई 1541 में राव जैत सिंह की हार हुई थी, मालदेव विजय हुआ था। क्यों? तो 1 3 2 4। हेलो साहब, ये विद्यार्थियों आज के थे आपके 60 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।